all of you. Welcome to another lecture of the Polity series, and this is part 4 of the Parliament chapter. Couple of lectures will be, rolled out soon. Parliament is a little bit big chapter, and we have, classified it into different subcategories. So today we shall be discussing the legislative process, that is the bill, and there are two kinds of bill: ordinary bills and money bills. And under money bills also we'll see financial bill 1, financial bill 2, and what is the difference between them, and understand how a bill becomes an act. ठीक है, एक बिल एक एक्ट कैसे बनता है, ठीक है, ये देखेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. ठीक है, तो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, तो हमने आपको बताया कि किसी भी एक्ट को या किसी भी बिल को एक्ट बनने में जो है एक प्रोसेस लगता है. उसको डिफरेंट, अगर वो स्टेट का बिल है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो स्टेट का बिल है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, तो अगर वो सेंटर का बिल है या पार्लियामेंट का बिल है तो पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से. ठीक है, उसको पास होना पड़ता है. उसके बाद स्टेट के केस में उसे गवर्नर की एक्शन चाहिए होती है, और सेंट्रल केस में उसको प्रेसिडेंट की एक्शन चाहिए होती है, तभी कोई बिल जो है एक्ट बनता है. अब ये तो सिंपल प्रोसीजर था. ठीक है, ये तो सिंपल प्रोसीजर था. इसके अलावा जो है बिल को, अब ऐसा तो है नहीं कि अब हमें क्या देखना है कि पार्लियामेंट में आज हम कौन सा एस्पेक्ट देखेंगे इसका, कि पार्लियामेंट में बिल कैसे प्रोसीड होता है. ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं. भाई क्या है, भाई बिल है. बिल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. ठीक है, वेरियस क्लासिफिकेशन होती है. एक क्लासिफिकेशन होता है ऑर्डिनरी बिल हो गया एक आपका. ठीक है, फिर आपका मनी बिल होता है. ठीक है, फिर आपका मनी बिल होता है. मनी बिल के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है. ठीक है, भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा या अमेंड करेगा. ठीक है, अमेंडमेंट बिल होता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं किससे, स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी बिल से. देखो ऑर्डिनरी बिल क्या है, जो ऑर्डिनरी चीजों से, जो डे टू डे चीजों से, या ऑर्डिनरी जो मनी बिल नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, उसे हम क्या बोल देंगे, ऑर्डिनरी बिल. जो मनी बिल नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, उसे जो है हम बोल देंगे क्या, ऑर्डिनरी बिल. इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होगा भैया, पहले उसको किसी भी हाउस, लोकसभा में या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया. ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा को भेज दिया. अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा को भेज दिया. जब दोनों हाउस उसको पास कर देंगे तो किसके पास जाएगा वो, तब जाएगा प्रेसिडेंट के पास. ठीक है, तब जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास. और प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है कि भैया या तो उसे वो पास कर दें या उसे रिजेक्ट कर दें. ठीक है, पास करने का मतलब he has given his assent, रिजेक्ट का मतलब he has withhold his assent, और तीसरा क्या है, उसने रिकंसिडरेशन. ठीक है, राष्ट्रपति जी ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया उसे, भाई ऐसा है, इस बिल को आप वापस रिकंसिडर करो. तो ऐसे क्या पास होता है आपका ऑर्डिनरी बिल का ये पैसेज है. अब इस पैसेज को हम और डिटेल में देखते हैं. ठीक है, इस पैसेज को हम और डिटेल में देखते हैं. ठीक है, कि ऑर्डिनरी बिल कैसे पास होता है. ठीक है, तो बेसिकली देखो, फर्स्ट पहले होता है एक फर्स्ट रीडिंग होती है. ठीक है, एक फर्स्ट रीडिंग होगी पहले. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग होगी. भाई बिल बना, बिल बन के आया, उसके बाद उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी. फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, वो गैजेट में पब्लिश होता है. वो बिल गैजेट पब्लिकेशन होता है. ठीक है, फर्स्ट रीडिंग में गैजेट में पब्लिश होगा और उस पर डिस्कशन होगा. ठीक है, डिस्कशन क्या होगा, आप मान लो कि इंट्रोडक्शन किया कि मैं अगर मिनिस्टर हूं तो मैं जाके उस बिल को इंट्रोड्यूस कर दूंगा. ठीक है, मैं उस बिल को जाके इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मैं बिल लेके आया हूँ जो ये लॉ बनाना चाहता है या इसमें चेंज लाना चाहता है. ठीक है, आपने क्या कर दिया, फर्स्ट रीडिंग हो गई, आपने वहां पे गजट में पब्लिश किया उसको, प्लस उसको इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, आपने उसको इंट्रोड्यूस किया. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आ जाएंगे आप सेकंड स्टेज में. ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आप सेकंड स्टेज में. सेकंड स्टेज क्या है भाई आपकी,
सेकेंड स्टेज होगी आपकी सेकेंड रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग हो गई, सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या होगा भाई, सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, सेकेंड रीडिंग में ये होगा कि भैया अगर ये बिल है, ठीक है, ये बिल है तो बिल के अंदर भैया कुछ क्लॉजेस होंगे, ठीक है। अब इसको जो है पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस कर ली जाएगी। मान लिया अगर मैं फॉर एग्जांपल 4-5 क्लॉज हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब हाउस क्या बोलता है कि ए ठीक है, बी ठीक है, लेकिन सी में ये अमेंडमेंट करो, ठीक है, ये चेंज करो। डी को बोलते हैं कि भैया ये तो बेकार ही है, इसे हटा ही दो। ई को बोलते हैं ये भी ठीक है, ठीक है। तो फिर ऐसे डिस्कस होगा और डिस्कशन के बाद जो अमेंडमेंट्स होंगी उस पर वोटिंग होगी, भैया इसे पास करें या कैसे पास करें। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है, ठीक है, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। उसके बाद आप पहुंच जाते हो कहां, अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है याद रखिएगा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये अभी एक हाउस में हो रहा है, फर्स्ट हाउस में हो रहा है। मान लिया अभी आप फर्स्ट हाउस में, मान लिया लोकसभा में हैं, ठीक है, फर्स्ट हाउस में हो रहा है, अभी आप लोकसभा में हैं। उसके बाद आप पहुंच जाएंगे थर्ड रीडिंग में, उसके बाद आप पहुंच जाएंगे थर्ड रीडिंग में। थर्ड रीडिंग में क्या होगा भाई, थर्ड रीडिंग में कुछ नहीं होगा। थर्ड में अभी तो आपने क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया था, अब आप पूरा बिल एक साथ बोलेंगे, अब इस पॉइंट बाय क्लॉज नहीं होगा। अब आप डिस्कस करेंगे कि भैया इस बिल को पास किया जाए, इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, ठीक है, इस बिल को पास किया जाए या इस बिल को रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद बिल पास हुआ या नहीं हुआ वो कौन डिसाइड करेगा, वो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस, ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस, ठीक है। अब मान लिया अब ये पूरा बिल था, ये बिल अब पास हो गया। अब ये क्या होगा, अब ये जो बिल है दोबारा दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरे हाउस में गया, दूसरे हाउस में फिर ऐसे ही होगा कि आपका यही 3 स्टेज होंगी कि पहले फर्स्ट रीडिंग होगी, फिर सेकंड रीडिंग होगी, फिर थर्ड रीडिंग होगी। थर्ड रीडिंग में क्या हो रहा है, ये पास हो गया, मान लिया दूसरे हाउस ने भी इसको पास कर लिया, भाई लोकसभा से हो सकता है, राज्यसभा में क्या हो, उसने इसको पास कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों ने उसको पास कर दिया, उसके बाद ये जाएगा आपका राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास या प्रेसिडेंट साहिबा के पास, ठीक है। उसके बाद उनके पास फिर ऑप्शन है कि उसे वो एक्सेप्ट कर लें कि बिल पास है, तो बिल आपका पास माना गया और वो बिल आपका एक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद या तो उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बिल एसेंट नहीं दी, रिजेक्ट कर दिया, बात यहाँ खत्म हो गई, या फिर उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, ठीक है, या फिर उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, ठीक है। फिर रिकंसिडर होके आया, फिर दूसरी बार जब रिकंसिडर होके आता है उसके बाद उसे पास करना ही पड़ता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, उसके बाद उसको प्रेसिडेंट को पास करना ही पड़ता है। तो ये क्या था, ऑर्डिनरी बिल का लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कि एक ऑर्डिनरी बिल को आप कैसे पास कराएंगे, ठीक है, एक ऑर्डिनरी बिल को आप कैसे पास कराएंगे। अब आगे क्या है आपके पास, आगे आपको डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट बिल, ठीक है। भाई ये भी एक क्लासिफिकेशन है कि बिल जो है आपके 2 टाइप के हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ठीक है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ठीक है। देखो प्राइवेट मेंबर बिल पास होना ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, याद रखना। पर देन डिफरेंस देख लेते हैं, इधर हम देखते हैं पब्लिक, इधर हम देखते हैं प्राइवेट, ठीक है, इधर हम देखते हैं प्राइवेट। तो क्या क्या डिफरेंस है भाई, पहला डिफरेंस है कि जो पब्लिक बिल है उसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, उसको इंट्रोड्यूस एक मिनिस्टर करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कौन करता है, एक मिनिस्टर करते हैं। ये एक टाइप का गवर्नमेंट बिल है, ये एक टाइप का गवर्नमेंट बिल है, ठीक है, ये टाइप का गवर्नमेंट बिल है, ठीक है। इसको कौन इंट्रोड्यूस करते हैं, एक मिनिस्टर करते हैं, और ये एक टाइप का गवर्नमेंट बिल है। प्राइवेट को जो एनी अदर मेंबर, ठीक है, या कोई भी प्राइवेट मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको प्राइवेट बिल बोला जाता है और इसको पब्लिक बिल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है, इसके ज्यादा चांस होते हैं अप्रूव होने के, इसके ज्यादा चांस होते हैं, इसके थोड़े से ब्लीक चांसेस होते हैं, लेस चांसेस होते हैं इसके पास होने के, ठीक है। ये जो है बेसिकली पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट को दर्शाता है, ठीक है, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाता है।
ठीक है, आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, ये जो है बेसिकली कोई अपोजिशन है या कोई आपका कंसर्न है, ठीक है, उसको बताता है। ठीक है, उसको बताता है। एक और जो सब्सटेंशियल डिफरेंस है वो है, एक और जो सब्सटेंशियल डिफरेंस है वो है कि पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 दिन का प्रायर आपको नोटिफाई करना पड़ता है, प्रायर नोटिफिकेशन दिए आपको बताएंगे। और इसमें जो है 1 मंथ का, ठीक है, इसमें जो है 1 मंथ का प्रायर नोटिफाई करेंगे कि हम जो है 1 महीने बाद ये प्राइवेट बिल जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और इसमें जो है 7 दिन। ठीक है, अभी तक जो है लगभग 14 प्राइवेट मेंबर बिल आज तक जो है लॉ बने हैं। ठीक है, तो बहुत कम रेशियो है। ठीक है, तो आज तक जो है लगभग 14 प्राइवेट मेंबर बिल, 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो लॉ बने हैं। ठीक है, अब एक बात आप याद रखिएगा, प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं वो सिर्फ ऑर्डिनरी बिल ला सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनरी जो एक आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो आपका ऑर्डिनरी बिल ला सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी ला सकते हैं, बट मनी बिल नहीं ला सकते हो। ठीक है, मनी बिल नहीं ला सकते। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर। ठीक है, मनी बिल कैन ओनली बी मूव्ड बाय अ मिनिस्टर, and that takes us to the our next topic of discussion, that is money bill given under article 110, given under article 110। एक कॉन्सेप्ट तो ना आपको बता दिया, सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा उस बिल को। ठीक है, सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा। ऐसी कोई भी चीज जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन, इन सब से डील करता है उसको मनी बिल बोलते हैं। देखो, मनी बिल में जो है ना, थोड़ी सी लोकसभा में हम देखेंगे आगे कि लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं। ठीक है, लोकसभा के पास थोड़ी सी ओवरराइडिंग पावर्स हैं मनी बिल के केस में। तो आर्टिकल 110 जो है बेसिकली डील करता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल की, कि भाई मनी बिल हम क्या क्या मानेंगे। ठीक है, मनी बिल हम क्या क्या मानेंगे, तो देख लेते हैं। कोई भी ऐसी चीज विच डील्स विद द इंपोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। मान लिया इनकम टैक्स को इंपोज करना है, इनकम टैक्स को हटाना है, इनकम टैक्स में कुछ चेंज करना है, इनकम टैक्स में कुछ भी ऊपर नीचे करना है, वो किस में आ जाएगा? एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, वो किस में आ जाएगा? आपका मनी बिल में। देन द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, कि भाई यूनियन गवर्नमेंट जो है कैसे मनी बोरो करेगी, कितना मनी बोरो करेगी, अगर ऐसा कोई बिल आया है वो भी मनी बिल के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, देन द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, द पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। ठीक है भाई, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आप कैसे पैसा निकालेंगे, कैसा पैसा डालेंगे, कितना निकालेंगे, इस चीज से कोई बिल डील कर रहा है तो वो भी आपका मनी बिल हो जाएगा। देन द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये बता दिया आपको कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आप पैसा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किसका अप्रूवल लगेगा, वो उससे कोई बिल डील कर रहा है। देन डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इंक्रीजिंग एनी अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। भाई कोई एक्सपेंडिचर था, दैट इज चार्ज मतलब ठीक, जैसे सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, दैट इज द सम दैट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, वो वहां से निकलना है। उसमें अगर कोई चेंज करना है कि भाई नहीं निकलना है, या कल तक 2.5 लाख रुपए निकलते थे आज 5 लाख रुपए निकलते हैं, ऐसा कोई बिल है जो इस चीज से डील कर रहा है, वो भी आपका मनी बिल हो जाएगा। Then the receipt of money of account on account of the consolidated fund of India or public account of India, or the custody or issue of such money, or the audit of accounts of the union of a state, कि audit वगैरह कैसे होगा, उससे भी जो है मनी बिल को के डेफिनेशन के अंदर आना है। अब आर्टिकल 110 जो है बेसिकली डील करता है डेफिनेशन की मनी बिल से, बट टाइम एंड अगेन इट हैज बीन सीन दैट दिस डेफिनेशन हैज बीन मिसयूज्ड, बिकॉज एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई भी मनी बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं, कौन डिसाइड करता है?
प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, बिकॉज मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। मनी बिल्स जो हैं बेसिकली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकते हैं विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े तो ये भी देख लेते हैं भाई, वो तो अभी जो डेफिनेशन देखी हमने वो तो ये थी कि भाई मनी बिल क्या क्या हो सकता है। अब देख लेते हैं कि मनी बिल क्या क्या की डेफिनेशन में क्या क्या नहीं आता, ठीक है, क्या क्या नहीं आएगा। तो द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पिक्यूनियरी पेनल्टीज, छोटी मोटी आपने कोई फाइन लगा दिया या पिक्यूनियरी कोई पेनल्टी लगा दी किसी पे, ठीक है। देन डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ फीस फॉर द लाइसेंसेस और फीस फॉर सर्विसेज रेंटर, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, क्या आपने जैसे कोई फीस मांग ली कि भाई अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक फीस, सर्टेन फीस भरनी पड़ेगी, वो आपका मनी बिल नहीं आएगा, ठीक है। देन द इंपोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी ऑफ फॉर लोकल पर्पसेस, ठीक है। लोकल बॉडी पे कोई टैक्स लगाएगी तो वो भी मनी बिल के डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है, मनी बिल के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है। अब मनी बिल के बारे में कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ। कुछ बड़े स्पेशल टाइप का बिल है, इसलिए तो इसको अलग रखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये अलग टाइप का बिल है, ये खास टाइप का बिल है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। संविधान में एक अलग प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 110, ठीक है। तो कुछ चीजें आप याद रखिएगा कि इसको सिर्फ जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, इसको जो है सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। सेकेंड बात, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें प्रायर एसेंट चाहिए, ठीक है, किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है, प्रायर एसेंट चाहिए प्रेसिडेंट साहब की, ठीक है, प्रायर एसेंट चाहिए प्रेसिडेंट साहब की, ठीक है। प्रेसिडेंट की एसेंट से ही आप इंट्रोड्यूस करेंगे लोकसभा में, ठीक है। और लोकसभा में जब इंट्रोड्यूस होगा तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या कोई या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है he or she will decide कि a bill is a money bill, a bill is a money bill or not, a bill is a money bill or not, ठीक है, a bill is a money bill or not, ठीक है। अब ये जो बिल है मनी बिल जो है सिर्फ मिनिस्टर्स, क्योंकि बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट बिल, इट इज कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट बिल, thus it can be introduced only by a minister, ठीक है, it can only be introduced by a minister, ठीक है। उसके बाद लोकसभा में डिस्कशन हुआ, पास हो गया। अब लोकसभा और राज्यसभा में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। राज्यसभा जो है इस बिल को सिर्फ डिस्कस कर सकता है और रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स है इन केस ऑफ मनी बिल, इन केस ऑफ मनी बिल। और क्योंकि अगर एग्जांपल दें आपको छोटा सा, क्योंकि सरकार को लगता था कि आधार जो बिल है उनका वो पास नहीं हो पाएगा, आधार बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मनी बिल, बिकॉज मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स हैं, और यही ओवरराइडिंग पावर हम आगे चल के देखेंगे जब ज्वाइंट सिटिंग होगी अंडर आर्टिकल 108, तो वहां भी देखेंगे, क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बट मनी बिल के केस में क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स हैं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज्वाइंट सिटिंग जो है दो केसेस में नहीं हो सकती, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और सेकंड आपका जो आपका मनी बिल है, ठीक है। मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। तो राज्यसभा जो है इसको डिस्कस कर सकती है, रिकमेंडेशन कर सकती है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, ठीक है। और इसको जो है 14 दिन के अंदर अंदर इसको वापस भेजना होता है। अगर 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा ने इसे वापस नहीं भेजा या आगे पास नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने इसे विदाउट अमेंडमेंट्स पास कर दिया है, जैसे लोकसभा ने इसको पास करके दिया था, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बिल पास हो गया, लोकसभा का काम खत्म, राज्यसभा का काम खत्म। अब कौन आ गया सीन में? अब सीन में आ गए प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा,
ठीक है। अब क्योंकि ये स्पेशल बिल है, तो इसने कहा कि मैं ऐसे तो मानूंगा नहीं, कुछ स्पेशल तो करना पड़ेगा अपने को। तो इसने कहा कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, या तो उसे एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर ले। मतलब आइदर यू गिव द एसेंट और यू विथहोल्ड द एसेंट, आइदर यू गिव द एसेंट और यू विथहोल्ड द एसेंट, यू कैनॉट सेंड इट बैक। मतलब रिकंसिडरेशन के लिए इसको वापस नहीं भेजा जा सकता, और रिकंसिडरेशन के लिए इसको आप वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है, बिल गया, एक बिल था, मनी बिल था, आया, इंट्रोड्यूस हुआ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने डिसाइड किया कि ये बिल जो है एक मनी बिल है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने कुछ रिकमेंडेशन दी कि आप ऐसा ऐसा कर लो, लोकसभा उसे मान सकता है, नहीं मान सकता, पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो उसे पास कर दो या उसे मना कर दो, आप वापस नहीं भेजोगे उसे। लेकिन नॉर्मली जो है, जब हमने आपको देखा था कि मनी बिल का इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है, ओनली विद द प्रायर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो नॉर्मली वो उसको एसेंट दे देते हैं, क्योंकि वो उनकी मर्जी से ही इंट्रोड्यूस हुआ होता है। ठीक है, वो उनकी मर्जी से ही इंट्रोड्यूस हुआ होता है। ठीक है, ये थी बात किसकी, ये थी बात मनी बिल की। अब इसके बाद दो बिल और आते हैं हमारे, ठीक है, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। एक जो है आर्टिकल 171 सब क्लॉज 1 में दिया गया है, और एक जो है आर्टिकल 170 सब क्लॉज 3 में दिया गया है। जो फाइनेंशियल बिल 1 है ना, इसे आप मोर क्लोज मानो मनी बिल के, इसे आप मोर क्लोज मानो मनी बिल के, और जो फाइनेंशियल बिल 2 है उसको आप मोर क्लोज मानो किसके, ऑर्डिनरी बिल के। ठीक है, अभी 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट में देखते हैं क्या डिफरेंस है। पहले फाइनेंशियल बिल 1 डिस्कस कर लेते हैं, पहले फाइनेंशियल बिल 1 डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। ठीक है, तो अगर जो मैथ्स के स्टूडेंट, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं, तो ऑल फाइनेंशियल बिल्स तो मनी बिल क्या है, एक सबसेट है फाइनेंशियल बिल का। तो अगर आप सीसेट की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स। ठीक है, जो फाइनेंशियल बिल 1 है उसमें जो आर्टिकल 110 में हमने देखा कि जो डेफिनेशन है मनी बिल की, जो वो सब्जेक्ट्स हैं आर्टिकल 110 में, वो तो ही है, प्लस इट आल्सो डील्स विद द मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन नॉर्मल। ठीक है, ये क्या है कि बेसिकली आर्टिकल 110 का स्कोप जो है थोड़ा वाइड कर रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल 110 का स्कोप जो है थोड़ा सा वाइड कर रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 110 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो है ही फाइनेंशियल बिल 1 में, बट इट आल्सो डील्स विद द मैटर्स ऑफ नॉर्मल लेजिस्लेशन। ठीक है, अब ये दो एस्पेक्ट में मनी बिल से क्लोजर है। ठीक है, ये सिमिलर है मनी बिल से, और अलग कैसे पहले वो बाद में देखेंगे। पहले सिमिलर कैसे है वो देखते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, सिमिलर देखते हैं। इसमें और मनी बिल में क्या सिमिलरिटी है कि मनी बिल और ये दोनों ही प्रेसिडेंट की प्रायर एसेंट से इंट्रोड्यूस होंगे, या प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए इसमें। ठीक है, प्रेसिडेंट की मर्जी से ही इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट की ही मर्जी से इंट्रोड्यूस होंगे ये। ठीक है, रिकमेंडेशन। ठीक है, और फाइनेंशियल बिल 1 भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल 1 भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब ये अलग कैसे है, ठीक है, ये अलग कैसे है, ये अलग ऐसे है कि इसमें जो है भाई अलग कैसे है ये, या डिफरेंट कैसे है मनी बिल से। ये जो है अब पहुंच गया
मोर क्लोजर टू ऑर्डिनरी बिल। इसमें ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस लगेगा, लोकसभा है और राज्यसभा है। राज्यसभा के बाद इसमें इक्वल पावर्स हैं लोकसभा से, इसमें इक्वल पावर्स हैं लोकसभा से। वो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, वो उसे अमेंड भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स नहीं है। अगर कोई भी चीज फाइनेंशियल बिल 1 में है तो वो मनी बिल के तरह कैसे है कि उसमें जो है प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का, और वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, अब जो है आप ऑर्डिनरी बिल की तरह पास कराएंगे उसे। लोकसभा से आपने पास कराया, फिर राज्यसभा से पास कराएगा, राज्यसभा उसको रिजेक्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है। और कैसे अलग है, ये तो राज्यसभा लोकसभा की बात हो गई। फिर वो बिल कहां पहुंचा, प्रेसिडेंट के पास। फिर वो बिल कहां पहुंचा, प्रेसिडेंट के पास। भाई मनी बिल में तो क्या हो रहा था, मनी बिल में प्रेसिडेंट साहब को बोला गया था कि या तो आप अपनी एसेंट दे दो इसे, या अपनी एसेंट विथहोल्ड कर दो। ठीक है, तो या तो दे दो एसेंट या विथहोल्ड कर दो, रिकंसिडरेशन के लिए मत भेजो, वापस नहीं भेजोगे, लेकिन यहां आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं इसे। ठीक है, फाइनेंशियल बिल 1 को आप रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे फाइनेंशियल बिल 2, जो आर्टिकल 170 सब क्लॉज 3 में, वो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है। तो अब ये जो है आर्टिकल 110 में जो सबसे सब्जेक्ट दिए गए हैं उनसे डील नहीं करता। ठीक है, उन्हें छोड़ के जो एक्सपेंडिचर है किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर कैसे होगा, ये उससे डील करता है। और ये जो है बेसिकली अब इसमें एक कैच है, इसमें एक छोटा सा कैच है, बस वो याद रखना है। बाकी ये जो है नॉर्मल ऑर्डिनरी जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है बिल का पास करने का, वो होता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों को बराबर पावर है। बस एक चीज आप याद रखना कि ये इंट्रोड्यूस तो हो जाता है, ये आप इंट्रोड्यूस तो कर दोगे दोनों हाउसेज में, आप इंट्रोड्यूस कर दोगे आराम से। इसको इंट्रोड्यूस करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसे डिस्कस करोगे ना, तो इसे डिस्कस करने के लिए आपको दोनों हाउसेस को प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की। बस ये इसमें सबसे तगड़ा कैच है कि इंट्रोड्यूस तो आराम से हो जाएगा, इंट्रोड्यूस करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको उसको डिस्कस करना है तो तब तक आप डिस्कस नहीं कर सकते कि जब तक प्रेसिडेंट की इसमें एसेंट ना हो। या आप ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट आके इसमें खुद बोलते हैं कि आप इस बिल को कंसीडर करिए, तब तक जो है हाउस पास नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तब तक हाउस उसको पास नहीं कर सकता। तो आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि इसको आप हाउस जो है तभी पास करेगा जब प्रेसिडेंट बोलेंगे कि आप इसे, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी कि आप इसको देखो, आप इसे परखो, आप इसको जो है कंसीडर करो। ठीक है, इंट्रोड्यूस हो जाएगा लेकिन जब कंसीडरेशन स्टेज पे चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है ज्वाइंट सेटिंग भी हो सकती है। ठीक है, इसमें जो है ज्वाइंट सेटिंग हो सकती है, ज्वाइंट सेटिंग का प्रोविजन है इस बिल के, मतलब फाइनेंशियल बिल 2 में। और जो है प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, या तो उसे एसेंट दे दे या विड्रॉल कर दे एसेंट को, या वापस भेज दे। ठीक है, तो ये थी बात किसी फाइनेंशियल बिल 2 की। ठीक है, अब मैं आपके लिए जल्दी से जो है बेसिकली टॉपिक तो दूसरा है ज्वाइंट सेटिंग, बट देन क्लब करता हूं, एक टॉपिक और आता है बीच में, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल के बीच में क्या फर्क है। तो ऑर्डिनरी बिल क्या है, आप लोकसभा राज्यसभा कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मनी बिल में क्या होगा, आप सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑर्डिनरी बिल क्या है, प्राइवेट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मिनिस्टर भी कर सकते हैं। मनी बिल क्या है, सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑर्डिनरी बिल के केस में राज्यसभा के पास बराबर पावर है, मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ओवरराइडिंग पावर्स है। ठीक है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए या मनी बिल को जो है राज्यसभा जो है कितने दिन के लिए रख सकता है, मैक्सिमम 14 डेज के लिए।
और ऑर्डिनरी बिल में देखो, ऑर्डिनरी बिल में भी क्लॉज होता है कि 6 महीने तक से ऊपर नहीं रख सकता कोई भी हाउस उस बिल को। तो राज्यसभा कितने समय तक रख सकता है ऑर्डिनरी बिल को? 6 महीने तक, ठीक है। उसके बाद अभी हम ज्वाइंट सिटिंग देख रहे हैं। ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन मनी बिल में नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन आपका ऑर्डिनरी बिल में है, ठीक है। और जो है ऑर्डिनरी प्राइवेट ऑर्डिनरी बिल पास होना हो उससे गवर्नमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मनी बिल पास नहीं हुआ ना तो इट अमाउंट्स, वह तो रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ता, ठीक है, रेजिग्नेशन इतना जरूरी नहीं है, बट इट अमाउंट्स टू दी defeat of the government on the floor house, ठीक है। and it may lead to, it is not necessary to resign, but then it may lead to resignation of the council of ministers, ठीक है। और प्रॉब्लम्स भी है मनी बिल के साथ, ठीक है, उसको कैमोफ्लेज किया जाता है। जैसे मैंने आपको आधार का एंगल बताया कि आधार के केस में क्या हुआ, आधार में जो है बेसिकली उसको एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया, और ये जो है आप जो है क्या कह सकते हैं, सबसर्वेंट किया या आपने बाईपास किया और लेजिस्लेटिव प्रोसेस को। और जब आप मनी बिल में को तरह इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो जो हाउस ऑफ स्टेट्स है हमारा राज्यसभा, उसकी वैल्यू वीक होती है, तो फेडरल एक आप कह सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को वीक करता है, ठीक है। तो अपने अपने उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज गिवन अंडर आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 दो केसेस में ज्वाइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती, मैंने आपको बता दिया। एक कौन से केस में? एक मनी बिल के केस में और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी जो है आपका ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। कब होगी ज्वाइंट सिटिंग? या तो कोई बिल एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया हो, पहली कंडीशन, या दोनों ने एग्री कर लिया हो बट कुछ अमेंडमेंट्स थी उस पर उनका डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, या more than 6 months have elapsed from the date of receipt of bill by the other house without being passed by it। भाई मान लिया लोकसभा ने एक बिल पास करके राज्यसभा को भेजा, 6 महीने हो गए, राज्यसभा कुछ कर ही नहीं रही है, तब भी जो है ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। और ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाएगा? ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे माननीय राष्ट्रपति जी, ठीक है, माननीय राष्ट्रपति जी। समन करेगा कौन ज्वाइंट सिटिंग को? प्रेसिडेंट। और ज्वाइंट सिटिंग में ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस यूज होता है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग में ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस यूज होता है मनी बिल के केस में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केस में अंडर आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, एंड मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता है कि प्रिसाइड कौन करेगा ज्वाइंट सिटिंग को। तो अब आपको पता है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज हु? डी फैक्टो द वाइस प्रेसिडेंट, बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। वो राज्यसभा के, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इसलिए वो चेयरमैन है, ठीक है, बट वो चुन के तो आए नहीं, ठीक है। तो अगर प्रिसाइड कोई भी ज्वाइंट सिटिंग हो रही है, कोई भी ज्वाइंट सिटिंग हो रही है तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर, ठीक है, उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। भाई स्पीकर कहाँ होता है? लोकसभा में तो होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर भी नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है देन डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विल नॉट प्रिसाइड, ठीक है, विल नॉट प्रिसाइड, ठीक है। उसके बाद अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो ऐसा कोई मेंबर जो कि जो मेंबर प्रेसिडेंट है वो डिसाइड कर लेंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद जो क्वोरम होता है वो 110 ही है, ठीक है, प्लस ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा 55 प्लस 25, तो 55 प्लस 25 55 60 80, ठीक है। तो कोरम क्या है? 80 मेंबर्स होने चाहिए ज्वाइंट सिटिंग में। और ज्वाइंट सिटिंग में जो है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव, ऐसा नहीं है कि
भाई 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जितने मेंबर प्रेजेंट हैं ज्वाइंट सिटिंग में उनका मेजोरिटी, ठीक है, 51% ऑफ देम वोट इन फेवर, बिल पास, अगेंस्ट बिल रिजेक्टेड। अब जो है बेसिकली ज्वाइंट सिटिंग के साथ एक दिक्कत है कि क्योंकि यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से पास होना है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, स्पेशल मेजोरिटी तो है नहीं, तो राज्यसभा की पोजीशन वीक हो जाती है क्योंकि राज्यसभा में कम मेंबर्स हैं, ठीक है, राज्यसभा में कम मेंबर्स हैं, इसीलिए ये माना जाता है कि ज्वाइंट सिटिंग जो है लोकसभा को फेवर करती है। जो लोकसभा की बात होती है वो ज्वाइंट सिटिंग में चल जाती है। आज तक जो है बेसिकली 3 लॉज पास हुए हैं, ठीक है, 3 लॉज पास हुए हैं ज्वाइंट सिटिंग के अंदर। 1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है। उसके बाद 1978 में बैंकिंग सर्विस कमीशन रिफॉर्म बिल, जिसको राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया था, और 2022 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल जो पोटा था, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग के साथ इश्यूज हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आज इतना रहेगा, ठीक है, ज्यादा कॉन्सेप्ट खिचड़ी पकाने से कोई फायदा नहीं है। अगले जो लेक्चर है उसमें बजट पढ़ाएंगे आपको कि बजट कैसे इंट्रोड्यूस होता है, और बजट जो वर्ड है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, दैट इज नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू।